हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अब आजकल एक बच्चे ने डाउट्स पूछा है बच्चे, तो उसमें क्या था, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये, टेंशन नहीं लेना, सुनना एक बारी कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम होता है, सिंपल पेंडुलम है ना। अब इसमें क्या बोला गया कि इनिशियली एक सिंपल पेंडुलम है जिस पे एक बॉब रखा हुआ है जिसका मास m है और इस पे एक चार्ज भी है q। ठीक है, तो मास भी गिवन है, हमें चार्ज भी गिवन है। अब इनिशियली अगर यहां पर कुछ भी नहीं होता तो इस पे mg नीचे लगता बच्चों और इसमें टेंशन आ जाती ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अगर इनिशियली ये इक्विलिब्रियम पे है तो मैं लिख सकता हूं T दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। चलो, क्योंकि ऊपर लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला। अब जो कि यहां पर चार्ज है, अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, यानी इफ E इज जीरो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती तो फोर्स भी क्या होता बच्चों, फोर्स भी जीरो होता। तो यानी इस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ होता। लेकिन हमसे बोला गया कि इस रीजन में ना, इस वाले स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, यानी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई है बच्चों, ए डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स की वैल्यू जो होती है वो KQ/R² होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम दी चार्ज रहेगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो टूवर्ड्स दी चार्ज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर हम लोगों ने डाइपोल पढ़ा था, तो डाइपोल मोमेंट देखा था, Q इंटू डी देखा था बच्चों, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू डी, डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन देखा था 2kP/R3। अब ध्यान से सुनना, जो कि ये चार्ज पॉजिटिव इन नेचर है, पॉजिटिव इन नेचर, तो इस पे क्या लगेगा बच्चों, एक फोर्स लगेगा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, हाउ मच सर, Q इंटू ई, तो ये फोर्स लगा। अब जो ये फोर्स लगा तो क्या ये वाला जो बॉब है, जो इनिशियल कंडीशन वर्टिकल डायरेक्शन में थी, क्या ये ऐसे ही रह जाएगा? नहीं सर, तो होगा क्या, देखो ध्यान से सुनना, इनिशियली ये ऐसे था तो मैंने बोला T ऊपर mg नीचे, बट एक फोर्स और लगा इधर, तो ये वाला QE क्या करेगा, देखो इस QE को बैलेंस करने वाला, इधर कोई भी फोर्स नहीं है, अगर इधर कोई भी फोर्स नहीं है तो ये इधर चलने वाला है। अब चलेगा तो होगा क्या, कंडीशन देखो, ये कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गया बच्चों, ऊपर टेंशन लगेगी, ध्यान से सुनना, नीचे mg लगेगा क्योंकि mg हमेशा नॉर्मल टू द ग्राउंड लगता है, और इधर लगने वाला है Q इंटू ई, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या आ गया बच्चों, ये इनिशियली ऐसे था, जब इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा तो ये धीरे 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 ऐसे मुड़ता चला गया, अब एक पॉइंट पे रुक गया, ये वो वाला पॉइंट है। तो उन्होंने बोला इस पॉइंट पर ये अपने इनिशियल के साथ कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, थीटा, और टेंशन कितनी आ जाएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले ये बताइए, क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया? चलिए, अब इन दिस सिचुएशन हम क्या करने वाले, ध्यान से सुनो बच्चों, इस सिचुएशन में जब ये इक्विलिब्रियम पे है तो हमें देखा यहां पे तीन फोर्सेस लग रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग QE, वाई एक्सिस के अलोंग mg। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोल दूं, इसको वाई एक्सिस बोल दूं, ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक फोर्स तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक फोर्स नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, बट एक फोर्स इस डायरेक्शन में, ना तो वो एक्स में ना वो वाई में, वो एक्स वाई में है। तो हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो t का ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, हमें पता है t के थीटा वाली साइड cos थीटा में टूटती है, t cos थीटा, और ये वाली साइड कितनी आ जाएगी बच्चों, t sin थीटा। अब देखो इस बॉब पे, इस बॉब का अगर मैं FBD बनाता हूं, यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम पे कितने फोर्सेस लगेंगे, ऊपर लगा T cos थीटा, राइट में लगा Q इंटू ई, लेफ्ट में लगा T sin थीटा, और नीचे लगेगा m इंटू जी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात। अब सभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो लेफ्ट में लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू राइट में लगने वाला, ऊपर लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला, यानी मैं लिख सकता हूं T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg और T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू, दैट्स इट, T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू Q इंटू ई, T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m इंटू जी। और बच्चों ध्यान से देखना, जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बच्चे, तो टी विल कैंसिल आउट, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई
QE बाय mg। अब देखो Q की वैल्यू गिवन है, M की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है और G की वैल्यू हम 10 लेके चलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अब यहां पे रख देंगे बच्चों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू देखना टेंजेंट इनवर्स QE बाय mg। चलिए जब यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, इट मे बी एनी एंगल, मे बी 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इट मे बी एनी एंगल, उस वाली थीटा की वैल्यू को उठा के ना किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना इसमें, तो यहां से टेंशन भी आ जाएगी। बोलो जल्दी बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलो एक बार ये रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। पहले ये बताओ क्या इस पोजीशन पे आपको बात समझ में आई? अच्छा, इस पोजीशन पे अगर आपको बात समझ में आ गई है तो देखो ध्यान से, हमने क्या बोला बच्चों कि ये वाली पोजीशन पे 3 फोर्स लग रहे हैं, Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, mg नीचे की डायरेक्शन में और टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन तीनों फोर्सेस के लगने के बावजूद भी ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो हमारा तो बेसिक रूल क्या कहता है, अगर मैं इस एक्सिस को x मान लूं QE वाली को और mg को मैं y मान लूं, क्योंकि हमें पता है x एंड y आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इफ दिस इज x तो y ऐसा होना चाहिए। तो हमने बोला ये y ये x। अब ये टेंजेंट थी, ये t देखिए टेंशन वाली बात, टेंशन ना तो x के लोगे ना y के लोगे, वो x y में है। तो हमने क्या बोला कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा। तो टेंशन के 2 कंपोनेंट कर लिए, इधर आ गया t cos थीटा और इधर आ गया t sin थीटा। अब हमने बोला बाकी सब भूल जाओ, ये वाला डायग्राम देखो ध्यान से कि उस वाले चार्ज पर जिसका मास m है उस पे 4 फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की डायरेक्शन में t cos थीटा, एक नीचे की डायरेक्शन में m इंटू जी। यानी अगर इक्विलिब्रियम में तो ऊपर लगने वाला मस्ट बी इक्वल्स टू नीचे लगने वाला, तो हमने बोला t cos थीटा इक्वल्स टू mg। अब ये देखिए x एक्सिस के लो, QE लेके जाएगा उसको राइट डायरेक्शन में, t sin थीटा उसको रोकने की कोशिश करेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, बट इक्विलिब्रियम में तो ये इसके बराबर होगा, तो t sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू Q इंटू ई। फिर हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या देखा बच्चों, टी विल कैंसिल आउट, साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा और QE बाय mg। ठीक है, तो यहां से देखिए Q की वैल्यू हमें पता है बच्चों, M की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है, G की वैल्यू पता है, यानी राइट हैंड साइड पे हमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज पता है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई QE बाय mg। चलिए सर पता है, हो गया। तो यहां से हमें थीटा, अच्छा इन सब की वैल्यू रखेंगे ना, इन सब की वैल्यू रख के कुछ भी वैल्यू आएगी, तो थीटा की वैल्यू निकालने में, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट इनवर्स QE बाय mg। लो जी आ गया आंसर। मान लो ये वाली वैल्यू आई 1/√2, मान लेते हैं 1/√2 आ गई, तो थीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 कब होता है, देख लेना, साइन कोस 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी होता है वो एंगल आ जाएगा आपके पास। फिर हमने बोला जब थीटा की वैल्यू यहां से निकल गई तो साइन थीटा की टर्म्स में थीटा को रख देंगे, मान लो वो 45 डिग्री आ गया थीटा मान लेते हैं, तो यहां पे साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख देंगे, Q पता है, E पता है, तो टेंशन भी निकल जाएगी। तो टेंशन का फॉर्मूला देखना क्या बनेगा बच्चों, टेंशन का फॉर्मूला बन जाएगा वहां से QE बाय साइन ऑफ थीटा। कोई बच्चा नीचे वाली इक्वेशन का यूज करेगा तो T दिस इज इक्वल टू mg बाय कॉस ऑफ थीटा। आपको करना क्या है, आपको बस थीटा की वैल्यू जो आपने इक्वेशन नंबर 2-3 से निकाली है वो या तो 4 में पुट कर देंगे या 5th में पुट कर देंगे। यहां से भी टेंशन आएगी, यहां से भी टेंशन आ जाएगी, दोनों तरफ से टेंशन आ जाएगी। बताइए अब समझ में आया क्या? तो ये तो था एक डाउट जो हमारी कीर्ति ने पूछा था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ही पढ़ने वाले हैं, बट इसमें सेकेंड केस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटोरियल लाइन, कल हमने क्या किया था उससे पहले एक बार जल्दी सी स्मॉल रिकैप करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स का फॉर्मूला होता है KQ/R²। अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द सोर्स होगा। और डायपोल मोमेंट
Q इंटू डी होने वाला है, Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी डाइपोल मोमेंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। और ये वाला फॉर्मूला कल हम डिराइव कर चुके थे, और ये नकली वाला फॉर्मूला था, याद रखना ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। R और D अगर कंपेरेबल आ जाएगा तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन से पहले वाला। फिर हमने देखा इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, अलोंग दी डाइपोल, अलोंग दी डाइपोल। अच्छा यहां से एक चीज जो आपको याद रखनी वो क्या है, देखना ध्यान से सुनना। मान लो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज था, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोगों ने 2a माना बच्चों, 2 इंटू ए। चलिए, जो कि हमें पता है ये वाली लाइन एक्सियल लाइन थी, दिस इज एक्सियल लाइन है ना, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्सियल लाइन थी, और ये इसका सेंटर पॉइंट था, लेट्स से O। और हमने कल इस पॉइंट P पर निकालने की कोशिश की थी, तो इस O से ये P कितनी दूरी पर है उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी R वेक्टर। अब प्लीज पे अटेंशन, जो बात याद रखने की है वो क्या है, देखिए इसमें माइनस चार्ज ये रहा, प्लस चार्ज ये ना, यानी डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में था। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर आर पैरेलल, तो यहां पर एंगल बिटवीन P एंड R वेक्टर, P यानी डाइपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में कितना है बच्चों, 0 डिग्री। ये कल वाले केस में था। अब ये इक्विटोरियल लाइन क्या होती है, ध्यान से सुनना, माइनस Q और प्लस Q को बिल्कुल 90 डिग्री पे कट कर दो सेंटर से, ये वाली लाइन हुई आपके पास इक्विटोरियल लाइन, दिस इज इक्विटोरियल लाइन, पहली बात तो। अच्छा, अब हमें इस इक्विटोरियल लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट अज्यूम कर लेना है जिसके पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। चलो सर अभी भी मान लेते दिस इज P पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, कल वाले केस में P पॉइंट यहां पर था, आज वाले केस में P पॉइंट इस इक्विटोरियल लाइन पर है। चलो फिर क्या किया था, कल वाले केस में हमने O उसके सेंटर से उस पॉइंट के दूरी को माना था पोजीशन वेक्टर। आज क्या करने वाले, यहां सेंटर से इस पॉइंट को मानने वाले हैं पोजीशन वेक्टर। तो बताओ बच्चों, आज के केस में P और R के बीच में कितना एंगल होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, तो इक्विटोरियल में कितना एंगल हो गया बच्चों, 90 डिग्री। ध्यान रखना, अब ये छोटी छोटी चीजें, बट जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो अब सुपर पोजिशन लगा देते हैं। देखो ये वाला सेपरेशन हमें पता लग गया A, ये भी सेपरेशन हमें पता लगा A, और कंडीशन हमारी आज भी वही है कि R इज ग्रेटर देन A। चलिए जी, बहुत सुंदर, क्योंकि जो इनका सेपरेशन होता है ना, ये D, ये बॉन्ड ऑर्डर का होता है, बॉन्ड ऑर्डर का, और बहुत छोटा सेपरेशन होता है। कल वैल्यू भी दिखाई थी 1.27 एंगस्ट्रॉम इन केस ऑफ HCl। चलिए अब सुनो ध्यान से। अब एक बात बताओ, हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। P पॉइंट पर कौन कौन चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सर एक तो ये लगाएगा नेगेटिव Q, एक ये लगाएगा पॉजिटिव Q। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है सर, मैग्नीट्यूड का तो फॉर्मूला ये रहा, डायरेक्शन हमें यहां से समझ में आती है। चलो जी अब देखो ध्यान से, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी अगर मैं ये लाइन ज्वाइन कर दूं बच्चों, तो इस लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यानी दिस इज E ड्यू टू माइनस Q। डायरेक्शन देखना बच्चों। चलिए सर, अब सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, तो इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सर अवे फ्रॉम द सोर्स। तो इन दोनों को पहले ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइन कर दी, और ए डायरेक्शन में E ड्यू टू पॉजिटिव Q। ठीक है, अब मैं सेपरेट डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम समझ लेना बस। डायग्राम समझ में आ गया, फिर तो बेसिक है बेसिक। दिस इज माइनस Q, दिस इज O, दिस इज प्लस Q। यहां से R पोजीशन दूरी पर, R वेक्टर दूरी पर एक पॉइंट माना मैंने P। नेगेटिव चार्ज ने इस P पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी E माइनस Q। इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ये अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी E प्लस Q।
चलिए ई का फॉर्मूला देखो, के क्यू बाई आर स्क्वेयर। अब हमें बच्चे ध्यान से देखना बच्चों, हमें ये वाली दूरी चाहिए आर की वैल्यू। नाउ दिस इज योर आर, ठीक है ना। तो अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, दिस इज ए, दिस इज आर, तो ये वाली दूरी क्या बन जाएगी बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू कितना बना, देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, डायरेक्शन हमें पता लग गई, मैग्नीट्यूड देख लो बस। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कितना आ गया बच्चों, के चार्ज क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन आर, यानी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर की पावर 2, ठीक है। सिमिलरली ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू कितना बनेगा बच्चों, सर ये भी सेम बना, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 2। चलिए देखिए, स्क्वेयर है बच्चों, तो अंडर रूट विल कैंसिल आउट, तो मैं लिख सकता हूं ई ड्यू टू माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर। बताइए क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलो, हाँ वेरी गुड। अब देखना, अब प्योर मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। अब ध्यान से सुना, अगर वेक्टर की नॉलेज बहुत अच्छे से है तो अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, सेंटर से ये दूरी आर, दिस इज पॉइंट पी। प्लीज पे अटेंशन बच्चों, ये दूरी मैं x मान लेता हूं और x की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, x इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। चलिए, तो ये भी x हो जाएगा बच्चों हमारे पास, जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड ये लेंथ रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने यहां पे ये लेंथ 2 सेंटीमीटर की बनाई तो 2 ही सेंटीमीटर में ऊपर बनाने वाला हूं। दिस इज ई ड्यू टू माइनस क्यू, दिस इज ई ड्यू टू प्लस क्यू। अब प्लीज पे अटेंशन, देखना ध्यान से, ये x, ये a, ये r, ये भी a, ये x, यानी ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। देखो, x a r, इफ दिस इज थीटा तो दिस इज ऑल्सो थीटा, पहली बात। तो अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट पर अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी इस लाइन के, एक्सियल लाइन के पैरेलल एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं बच्चों, ध्यान से सुनना, एक्सियल लाइन के पैरेलल एक लाइन P पॉइंट से पास करती हुई जा रही है। तो अब मैंने मैथमेटिक्स लगाया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, क्योंकि दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, थीटा थीटा। आप सुनना, ये दो लाइंस आर पैरेलल लाइंस एंड दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इफ दिस इज एंगल थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? सभी बच्चे बोलेंगे क्या ये वाली फिगर समझ में आई? चलिए अब देखो, हमें क्या पता है बच्चों, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड मैंने E माना हुआ है, जो कि दोनों सेम आए हमारे पास। तो इसको भी E बोल देता हूं और इसको भी E बोल देता हूं। अब सुनना ध्यान से, अब इस E के दो कंपोनेंट करो, वन इज अलोंग दिस थीटा वाला कंपोनेंट E cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, E sin थीटा। अब इस सिमिलरली इस माइनस क्यू के भी, E ड्यू टू माइनस क्यू के भी कंपोनेंट करो, तो इधर वाला हो जाएगा E cos थीटा अगेन, और नीचे वाला हो जाएगा E sin थीटा अगेन। नाउ अगर मैं FBD ऑफ P पॉइंट बनाता हूं, FBD ऑफ P पॉइंट, तो देखो ध्यान से, P पॉइंट का FBD बना रहा हूं, तो P पॉइंट पर Y एक्सिस में कितना लग रहा है, E sin थीटा, और नीचे भी कितना लग रहा है बच्चों, E sin थीटा अगेन। इधर कितना लग रहा है, E cos थीटा, और ये भी कितना लग रहा है, E cos थीटा। अब अगर मैं इस पिक्चर को एनालाइज करूं
तो ई साइन थीटा ऊपर लग रहा है, ई साइन थीटा नीचे लग रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं कि वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल आउट ईच अदर, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर किसके कारण होगी? केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसल आउट ईच अदर। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? वर्टिकल कंपोनेंट will cancel out, therefore net electric field is due to horizontal component, जल्दी बताइए यहां तक समझ में आया क्या? देखिए अब तो हमारे पास ई इक्विटोरियल कितना आ गया? मैग्नीट्यूड देखेंगे बच्चों, 2e cos थीटा। अब प्लीज पे अटेंशन, ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू सर ये रही के क्यू बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रख दो यहां पर 2 इंटू के क्यू बाय, अब देखिए ये स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस ऑफ थीटा देखो ध्यान से बच्चों, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, इस वाले ट्राइंगल को, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं यहां पे बना देता हूं, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर। तो cos थीटा क्या कहता है? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नाउ दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बच्चों? a, हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट a बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रख दो यहां पर बच्चों। तो देखिए 2kq cos थीटा की वैल्यू a, अब नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यहां पे पावर 1 और यहां पे पावर 1/2, यानी इसकी पावर हो गई अंडर रूट, या ऐसे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैथ्स में एक रूल होता है बच्चों कि अगर बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2 यानी 3/2। तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? अच्छा एक बात और बताइए, 2 इंटू क्यू इंटू ए, 2 इंटू क्यू इंटू ए क्या बन गया? P। 2QA को मैं P लिख सकता हूं। चलिए तो E इक्विटोरियल देखिए बच्चों, E इक्विटोरियल कितना बना? KP बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये तो बच्चों मेरे ख्याल से इसका मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन देखना बच्चों, डायरेक्शन माइनस चार्ज इधर था, पॉजिटिव चार्ज इधर है, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो किधर आई है बच्चों? नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में, यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। और एक्सियल वाले केस में क्या आता है बच्चों? अलोंग द डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या हो गया बच्चों? ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। जल्दी बताइए यहां तक समझ में आया क्या? अब फिर वही बात करेंगे, बच्चों कि इसमें हमारे पास ये असली वाला फॉर्मूला है, कंडीशन ये है हमारे पास, आर बहुत 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 बड़ा है डी से, है ना? तो क्या होगा कि आर अगर बहुत बड़ा है डी से, डी मतलब ए, तो मैं ए स्क्वायर को क्या पुट कर सकता हूं बच्चों? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, यानी फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहां से? जल्दी बोलो, KP बाय आर क्यूब। वहां पर क्या आया था बच्चों? 2KP बाय आर क्यूब।
यहाँ पे कितना आया kp/r³। अब सोच के बताओ मुझे 2kp/r³ बड़ा है या kp/r³ बड़ा है? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलेंगे। ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड आया है kp/r³। अप्रोक्सीमेशन यूज करके डायरेक्शन आई है ऑपोजिट टू डाइपोल, ऑपोजिट टू डाइपोल। अब कई बार ना देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्विटोरियल। देखो ई एक्सियल का फॉर्मूला कितना है बच्चों, ई एक्सियल का फॉर्मूला, ई एक्सियल इज नथिंग बट 2kp/r³। अब थोड़ा दिमाग लगाया गया, क्यों ना kp/r³ को मैं ई इक्विटोरियल रख दूं, बोला गया रख दो। तो ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्विटोरियल। देखो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब यहां से क्या पूछा जाता है वो समझने की कोशिश करना। कई बार हमें इक्विटोरियल की जरूरत होती है, हमें एक्सियल दे दी जाती है। कई बार हमें एक्सियल की जरूरत होती है, ई इक्विटोरियल दे दी जाती है। तो हम उसको डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 2 करके एक दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं। एक तो ये रिलेशन याद रखना आप, ठीक है ना। अब दो केसेस को मैं आइडेंटिफाई करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला जो केस पढ़ा था हम लोगों ने एक्सियल वाला, एक्सियल में क्या था बच्चों कि आर पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट के बीच में जो थीटा की वैल्यू थी वो 0 थी, जिसका हमारे पास ये रिजल्ट आया। दूसरा केस क्या पड़ा बच्चों हमारे पास कि आर और पी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री आ गया। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड एंगल्स आ गए ना बच्चों हमारे पास, 0 डिग्री 90 डिग्री। अब हमसे बोला जाए कि सर मैं क्यों 0 डिग्री और 90 डिग्री पे पूछूं, मैं तो किसी भी एंगल पे पूछ सकता हूं। हमने बोला पूछो किसी भी एंगल पर। यानी अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन it may be 30 डिग्री, मे बी 45 डिग्री, मे बी 60 डिग्री, मे बी एनी डिग्री। तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और जो आप फॉर्मूला पढ़ने वाले ना बच्चों, उस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा। बस आपको कंडीशन ये याद रखनी है, दैट्स इट। चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो हम अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पोजीशन। किसी भी पोजीशन पे आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं। हमें अभी याद क्या करना है बच्चों, बस सिंपल सी याद रखना है कि डाइपोल मोमेंट, बस दो रिजल्ट याद रखने हैं हमें कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे की डायरेक्शन में रहेगा कब, अगर एक्सियल होगा तो, और एक दूसरे से 90 डिग्री पर होगा कब, 180 डिग्री पर होगा कब, अगर वो इक्विटोरियल होगा तो। बस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल रहने वाला है एक्सियल के केस में, और एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा इक्विटोरियल के केस में। दैट्स इट, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब सुनो, देखना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमसे बोला गया वही सारी कहानी रिपीट करी गई बच्चों कि ये माइनस क्यू चार्ज है सर, ये प्लस क्यू चार्ज है सर, ये एक्सियल लाइन हो गई बेटे, ये इक्विटोरियल लाइन हो गई, सब कुछ वही। ये पॉइंट O हो गया। अब ना मैं इस पॉइंट पे पूछा है ना मैंने इस पॉइंट पे पूछा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उन्होंने पूछा है कि सर इस पॉइंट P पे बताइए। अब तरीका क्या है बच्चों, देखो डाइपोल मोमेंट तो इधर ही है, माइनस से प्लस, हाउ मच, ये रहा सर। मान लो इसके बीच का सेपरेशन 2 है, तो डाइपोल मोमेंट तो यहां पर कितना बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा बच्चों 2a इंटू क्यू। चलिए ये तो हमें पता है सबको। अब इस O से ध्यान से देखो, पिछली दोनों डेरिवेशन में हमने इसी पॉइंट O से देखा था पोजीशन वेक्टर, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया आपके पास R वेक्टर, ठीक है। अब व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन R यानी पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट। अब ध्यान से सुनो, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है बच्चों, इस डायरेक्शन में कितना है, ये रहा ए, ये मैंने P वेक्टर लिख दिया बच्चों। अब P वेक्टर से ये कुछ एंगल इंक्लाइंड पे है, तो ये हुआ हमारा थीटा एंगल। बस अब याद रखो, मैं यहां पे बनाता हूं, दिस इज P वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, दिस इज थीटा एंगल। बोलो ये समझ में आया क्या? सभी बच्चे बोलेंगे, प्लीज पे अटेंशन सभी बच्चे। क्या ये डायग्राम समझ में आ गया हमारे पास?
हाँ, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन यहीं खत्म हो गई। अब हमारे पास देखो कैसे, ये P वेक्टर इस P पॉइंट पर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर जो कि थीटा एंगल पर है, दिस इज R वेक्टर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इसको, इस वाली एक्सिस को, पोजीशन वेक्टर वाली एक्सिस को मैं x एक्सिस मान लूं, फिर कह रहा हूं x और y जरूरी नहीं है आप ऐसे मानेंगे ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि x हमेशा ये y हमेशा ये। कंडीशन क्या है, x और y के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए हमेशा। अब आपकी मर्जी, आप इसको x मानो, ऐसे x मानेंगे तो y हमेशा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस आपको कंडीशन क्या रखनी है बच्चों, x और y में किसी भी एक्सिस को मान सकता हूं, लेकिन कंडीशन ये रखनी है x एक्सिस और y एक्सिस में हमेशा परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, तो क्यों ना मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज माई y एक्सिस। देखिए x एक्सिस एंड y एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हो सकता है। अब सुनो, इस P के दो कंपोनेंट करो बच्चों, P इज व्हाट, डायपोल मोमेंट। इस P के दो कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, P साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, P कोस थीटा। अब ये डायग्राम बताओ आपको समझ में आया क्या? मैंने डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट कर दिए, P साइन थीटा, P कोस थीटा। यानी मैं ये भी कह सकता हूं इन अदर वर्ड्स, P cos थीटा इज अलोंग पोजीशन वेक्टर, जिधर पोजीशन वेक्टर है P cos थीटा उधर ही है, और दूसरा पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पर P sin थीटा है। पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पर P sin थीटा है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे क्या ये दोनों चीजें समझ में आई? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं बेटे, मैंने देखो क्या बोला, सुनो ध्यान से आराम से, एक सेकेंड रुको बस। किसकी बच्चों? कंपोनेंट की। हाँ, अभी समझ में आएगा, देख तुझे अभी समझ में आ जाएगा, एक सेकेंड का टाइम दे बस मुझे। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि दिस इज P वेक्टर एंड दिस इज R वेक्टर। तो मैंने बोला P के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, तो अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, दिस इज x एक्सिस, तो ये y एक्सिस हो जाएगी। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसी x एक्सिस और y एक्सिस तो हमने नहीं देखी, तो मैंने क्या बोला बच्चों, x और y हम कैसे भी मान सकते हैं, बट उनमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। मैं ऐसे भी मान सकता हूं, मैं ऐसे भी मान सकता हूं, मेरी मर्जी, जैसी मुझे सिचुएशन मिलेगी मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी x और y को चेंज कर सकता हूं। अब मैंने बोला कि देखिए P वेक्टर ये रहा, तो क्यों ना मैंने पोजीशन वेक्टर के अलोंग P के दो कंपोनेंट कर दिए, एक पोजीशन वेक्टर के अलोंग जिसको मैंने बोला P कोस थीटा, एक पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर P साइन थीटा। अब जैसे आपने पूछा कि सर इसकी जरूरत क्या है, जरूरत समझिए, ये सोचो एक बारी, ये वाला केस कौन सा था, एक्सियल। एक्सियल में क्या होता था सर, पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में होते थे। ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होते थे, और ये कौन सी कंडीशन थी, इक्विटोरियल। इसमें क्या होते थे, पोजीशन वेक्टर और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे। अब इस कंडीशन को यहां से सम अप करने की कोशिश करो। देखो पोजीशन वेक्टर ये रहा एक्स के अलोंग, तो डायपोल मोमेंट भी तो बेटे एक्स के अलोंग है। हाँ, देखो ये कंडीशन कौन सी बनी, ये वाली, और ये वाली कंडीशन बनी, तो यहां पर कौन सा रिजल्ट लगेगा, एक्सियल वाला रिजल्ट। नहीं आया समझ में? सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए कह रहा हूं, एक लाइन में आंसर खत्म है, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा कंडीशन देखिए, आर वेक्टर और पी वेक्टर में एंगल थीटा, तो ये आर वेक्टर है बच्चों, और ये पी वेक्टर, ये पी कोस थीटा, यानी डायपोल मोमेंट और पोजीशन, इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री। तो इस केस के लिए ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्विटोरियल। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इक्विटोरियल। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास P साइन थीटा, ये 90 डिग्री एंगल और ये थीटा एंगल, ठीक है। इस P पॉइंट पर
हाँ ये पी कोस थीटा है बच्चों, दिस इज पी कोस थीटा एंड दिस इज पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। अब ध्यान से देखो बच्चों, आर वेक्टर भी इधर ही है, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट भी इधर ही डायरेक्शन में है, तो यहां पर आ जाएगा ये वाला, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? अलोंग द डाइपोल मोमेंट। एक्सियल केस में, एक्सियल केस में किधर होती है बच्चों? अलोंग द डाइपोल। तो डाइपोल ऊपर की डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी यहां पे यूज करेंगे हम एक्सियल वाला फॉर्मूला। ठीक है, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे? बहुत बढ़िया। अब हाँ, अब इस केस में देखिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज डाइपोल मोमेंट। तो ये कौन सा केस बना बच्चों? इक्विटोरियल लाइन। और इक्विटोरियल लाइन में डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो डाइपोल मोमेंट इधर है, तो अपोजिट डायरेक्शन यानी इधर बना दो, ए ये वाला आ गया, यानी यहां पर लगाएंगे हम ई इक्विटोरियल। बोलो समझ में आया? यहां पर हमारे पास एक्सियल वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर हमारे पास इक्विटोरियल। अब फिर दोबारा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, यानी इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं पर जाने वाला है, ई नेट। अब ई नेट देखो, ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? थीटा, 90 डिग्री। अब बस बात खत्म। ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 2kp/r³। ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या बेटे? 2kp/r³। जहां p लिखा हुआ है ना बच्चों, एक जगह हम p cos थीटा यूज करने वाले हैं और एक जगह हम p sin थीटा यूज करने वाले हैं। यानी एक्सियल देखो अब क्या बना, ई एक्सियल 2k, p की वैल्यू को क्या रखेंगे बेटा? ई एक्सियल के लिए p cos थीटा बाय आर। तो ई एक्सियल के लिए हमारे पास 2kp cos थीटा, ई इक्विटोरियल के लिए हमारे पास क्या आ गया बच्चों? kp sin थीटा बाय r³। लो जी, अब बताओ, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, दो वेक्टर के बीच में एंगल बना 90 डिग्री। ध्यान से सुनो बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट यहां पर जाएगा आर वेक्टर। 90 डिग्री में cos 90 की वैल्यू होती है 90 डिग्री बच्चों, cos 90 होता है 0 डिग्री, यानी रिजल्टेंट क्या बन गया बच्चों? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √a² प्लस b²। 2ab cos 90, 90 वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां पर ई नेट कितना बना बच्चों? ई नेट देखो, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट्स इट। इसका स्क्वायर करो, 2kp cos थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय r³ का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना बच्चों, देखो यहां पे r³ का स्क्वायर है, तो √ से r³ बाहर आ जाएगा। यहां kp का स्क्वायर है, यहां पे भी kp का स्क्वायर है, तो kp स्क्वायर कॉमन लेके तो बाहर क्या आ जाएगा? kp। यानी अगर मैं इन दोनों में से मैं सोल्व करूं तो मुझे kp बाहर मिला और नीचे मिला r³। √ के अंदर कौन बचा बच्चों? 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहां पे कौन बचा बच्चों? sin स्क्वायर थीटा। जल्दी बताइए, क्या ये रिजल्ट समझ में आया? देखिए, अब अगर ये रिजल्ट समझ में आ गया तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा देते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे देखना है ध्यान से बच्चों, ई नेट kp/r³ हमारा बाहर आया। अब देखो, ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना मैं? जल्दी बोलो भाई, 4 को मैंने हाँ तोड़ दिया। अब ये बताओ, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बना बच्चों? 1 kp/r³। देखिए क्या बना बच्चों? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो, अब ये बताओ बच्चों, थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड r वेक्टर, p वेक्टर एंड r वेक्टर।
तो एक्सियल के केस में पी वेक्टर और आर वेक्टर में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। पुट करो यहां पे cos 0 होता है 1, तो 3 + 1 4, 4 का √2, 2 के पी बाई आर क्यूब, वही रिजल्ट आ गया। इक्विटोरियल में बताइए कितना एंगल होता है बच्चों? थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है बच्चों? 0, यानी +1, तो आंसर आ गया के पी बाई आर क्यूब। बोलो आया नहीं आया समझ में? सभी बच्चे बोलेंगे। अब ये जनरल, हाँ बच्चे, थीटा तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग है ना। एक के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, एक के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। और थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है बच्चों? पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब एक चीज और बताओ मुझे, अब कई बार मुझसे ना ये वाला एंगल पूछ लेते हैं कि बताओ एक्सियल से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे आई। मान लो ये अल्फा है, तो ध्यान से सुनो, ये एक्सियल, अगर मैं ये वाली लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी बच्चों? इक्विटोरियल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहां पे बनाता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल देखो कैसा बना। ये अल्फा, ये एक्सियल, ये इक्विटोरियल। हमसे ये अल्फा पूछा जाता है कि इस अल्फा की वैल्यू निकालो। तो देखो हमें क्या क्या पता है बच्चों? ये 90 डिग्री, तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों? परपेंडिकुलर, यानी ई इक्विटोरियल बाय ई एक्सियल। अब ध्यान से देखो, ई एक्सियल का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला ये रहा बच्चों। दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहीं डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। के पी आर क्यूब विल कैंसिल आउट, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू देखो कितनी बनी बच्चों? 1/2 टेंजेंट थीटा। ये रिजल्ट याद रख लेना बच्चों, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कि देखो थीटा हमें गिवन होगा, स्टार्टिंग में थीटा हमें गिवन होगा, उसका टेंजेंट निकाल लो और आधा कर दो, वो हमारे पास टेंजेंट अल्फा आ जाएगा। मान लो टेंजेंट थीटा वैल्यू गिवन है, इनिशियली थीटा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। अब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो टेंजेंट 45 कितना हो जाएगा? 1। टेंजेंट 45 1 हो गया, तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? टेंजेंट अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? टेंजेंट इनवर्स 1/2 आंसर आ जाएगा आपका। बोलो समझ में आया क्या बच्चों? अब आपको ना ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, एक तो ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट और एक ये वाला आपके पास आंसर आना चाहिए, डायरेक्शन। दैट्स इट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और यहां से हमारा डेरिवेशनल पार्ट खत्म हो जाता है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बच्चों, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। और कल की जो क्लास रहेगी ना, वो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम कंपोजिट डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। और जैसे हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया था ना, सेंटर ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पे भी बहुत अच्छे अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स निकालूंगा। याद करो 11th में आपको एक लाइन याद कराई थी मैंने, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट, हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट सोनीपत से दिल्ली चलती है। पता नहीं आपको याद है? याद है? कोई नहीं, मैं याद कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट है ना, हाँ वेरी गुड। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट हरियाणा रोडवेज सोनीपत से दिल्ली चलती है। जिस बच्चे को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कल दोबारा से एक बार रिकैप करा के थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करेंगे कि अगर हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या हम लोग उस क्वेश्चन को करने में कैपेबल होते हैं या नहीं है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।